Hello, welcome everyone. Now we are going to study Young's double slit experiment. लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले हम लोग बात किए थे कि दो तरह के सोर्स होते हैं, एक कोहेरेंट सोर्स होता है और एक नॉन कोहेरेंट सोर्स होता है। और कोहेरेंट सोर्स जो होता है वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का कारण बनते हैं। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस डेवलप करता है, इसी को स्टेबल इंटरफेरेंस भी कहते हैं, स्टेबल या स्टीडी इंटरफेरेंस कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंडीशन ये था कोहेरेंट सोर्स के लिए कि दो सोर्सेस कोहेरेंट होंगे। सोर्सेस कोहेरेंट तभी होंगे जब फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेस सेम होंगे और मोनोक्रोमेटिक होंगे। ओके, मोनोक्रोमैटिक होंगे। और मैंने बताया था कि कोहेरेंट सोर्स होने के लिए फेज डिफरेंस मस्ट नॉट बी फंक्शन ऑफ टाइम, या इसी को मैंने कहा था कि फेज डिफरेंस जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम होना चाहिए। जहाँ तक नॉन कोहेरेंट सोर्स का सवाल है, तो नॉन कोहेरेंट सोर्स जो होते हैं, नॉन कोहेरेंट सोर्स में जो पैटर्न बनता है, कोहेरेंट सोर्स में जो पैटर्न बनता है वो परमानेंट पैटर्न बनता है, टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता है स्क्रीन पे। लेकिन नॉन कोहेरेंट सोर्स में जो पैटर्न बनता है वो चेंज करता है। यानी नॉन कोहेरेंट सोर्स उसको कहते हैं टू सोर्सेस ऑफ लाइट, टू सोर्सेस of light whose phase difference और फेज डिफरेंस को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, डेल्टा फाई, डिपेंड ऑन टाइम, डिपेंड ऑन टाइम। यानी नॉन कोहेरेंट सोर्स उसको कहते हैं जिसमें फेज डिफरेंस जो होता है वो टाइम का क्या होता है, फंक्शन होता है। ओके, तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ड्यू टू दिस द interference pattern will also depend on time। क्योंकि इंटरफेरेंस का कारण क्या है, फेज डिफरेंस है या पाथ डिफरेंस है, विल also डिपेंड ऑन टाइम। तो जब फेज डिफरेंस टाइम का फंक्शन होगा तो ऐसी स्थिति में इंटरफेरेंस भी जो पैटर्न है वो भी टाइम का फंक्शन होगा। सो द फ्रिंजेस will change rapidly and no sustained slash stable slash steady interference will be what obtained। Okay, and intensity, in this case intensity at a point
due to non-coherent source, I जो होगा वो होगा I1 प्लस I2। देखिए, इंटरफेरेंस होने के लिए एटलीस्ट मोर देन वन सोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास एक ही सोर्स है तो ऐसे हालात में भी हम इंटरफेरेंस करवा सकते हैं। उसमें हम करते क्या है कि जैसे इंटरफेरेंस के लिए द स्टडी ऑफ द phenomenon of interference of light is divided into two categories. फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में क्या होता है, हम फ्रंट की हाइजीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे, और ऐसे मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हाइजीन प्रिंसिपल कहता है कि कोई सोर्स से अगर लाइट चलता है, डिस्टरबेंस चलता है, तो किसी टाइम पे जो सोर्स का जो वेव फ्रंट है, लोकस ऑफ पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वो अगेन एक सोर्स की तरह बिहेव करता है फॉर नेक्स्ट गोइंग वेव, नेक्स्ट जो वेव है उसके लिए वो एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और वो जो सोर्स है, जो वेव फ्रंट, इसको कहते हैं वेवलेट, और इस पर अगर आप एक कॉमन इन्वेलप अगर आप लेते हैं, इस पर अगर कॉमन इन्वेलप लेते हैं तो आपको वेव फ्रंट मिलता है। ये मान लीजिए कि T इज इक्वल टू टी पे था, तो ये जो न्यू वेव फ्रंट है, फ्रेश वेव फ्रंट, वो है T इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी। और अगेन इसका हर पॉइंट बिहेव करेगा एज ए सोर्स, और फिर अगेन आप इस तरह से अगर आप सोर्स की तरह ट्रीट करवाते हैं, हर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है और वो वेव को इमेनेट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगेन आप एक कॉमन वेवलेंथ, कॉमन इन्वेलप लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका वेव फ्रंट है वो T इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी पे है। यही आपका हाइजीन प्रिंसिपल है, यही आपका क्या है, हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन प्रिंसिपल को मैं यहाँ पर लिख भी देना चाहता हूँ कि हाइजीन प्रिंसिपल, इसको मैं डिस्कस कर ही देता हूँ कि हाइजीन प्रिंसिपल क्या होता है। हाइजीन्स प्रिंसिपल, देखिए हाइजीन ए डच फिजिसिस्ट थे, क्रिश्चियन हाइजीन, और इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल proposed in 1678 that light is a wave, but he considered light to be a mechanical wave। ओके, लाइट को उन्होंने मैकेनिकल वेव ट्रीट किया था, और इट इज़ बेस्ड ऑन हाइजीन प्रिंसिपल जो है, हाइजीन थ्योरी, हाइजीन्स थ्योरी जो है इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल construction that helps us to determine the shape of the wavefront at any
time if the shape of the wavefront at an earlier time is known. Okay, or according to Huygens principle, light propagates in a space after being emanated from a source in the form of wavefront. Every point on the wavefront is a source of secondary wavelets, and the wavefront as well as secondary wavelets propagate with the speed of light in the given medium. And the common envelope, यहाँ पर आप देख रहे हैं common envelope of secondary wavelet at any arbitrary time is the new wavefront at that time. यहाँ पर मैंने इसको explain भी किया है. We could explain many of the phenomena like Young double slit experiment, diffraction phenomenon, etc. on the basis of wave theory of light, which cannot be explained considering the rectilinear propagation of light. Okay. तो ये हाइजीन प्रिंसिपल का फंडा है. और आपको मैं वेव फ्रंट का जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेव फ्रंट, देखिए वेव फ्रंट जो होता है ये सब चीज़ें वेव्स में जानना होता है. वेव फ्रंट, इट इज़ ए वेव फ्रंट is a locus of points vibrating in same phase. देखिए मीडियम अगर होमोजीनियस हो, एंड आइसोट्रॉपिक. होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब ये हुआ कि हेयर एंड देयर एवरीवेयर मीडियम सेम फिजिकल बिहेवियर ऑफर करता है. यानी फिजिकल बिहेवियर ऑफर्ड by the medium at all point is same. तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट सोर्स है, ये सोर्स है एस और यहाँ से लाइट चला, तो अगर टी टाइम में जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा, जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा. तो वैसी स्थिति में इसका अगर हम लोकस निकाले तो ये एक स्फेरिकल आएगा. यानी इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट सोर्स अगर आपके पास है तो वेव फ्रंट जो आएगा वो कैसा आएगा, दिस इज नोन एज वेव फ्रंट का शेप हो गया और स्फेरिकल आएगा. अगर लाइन सोर्स है तो ऐसी स्थिति में ये सिलेंड्रिकल आएगा. ओके, यानी अगर लाइन सोर्स है तो वैसे हालात में जो शेप ऑफ वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा, दिस इज शेप ऑफ वेव फ्रंट, और अगर मान लीजिए कि ये सोर्स है, ओके, और ये एमिनेट कर रहा है, वेव फ्रंट है इसका, ये वेव फ्रंट है, तो अगर डिस्टेंट सोर्स यहाँ है और ऑब्जर्वर यहाँ है तो इसको ये प्लेनर दिखेगा. यानी एक प्लेन वेव फ्रंट भी होता है. अगर मान लीजिए कि ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है तो ऐसी स्थिति में ये जो एपियर होगा वो प्लेनर दिखेगा. यानी ये प्लेनर दिखेगा ऑब्जर्वर के लिए. प्लेनर वेव फ्रंट होंगे कब, इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर फार अपार्ट. आपको मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एक रे होता है,
और रे डेफिनेटली वेव फ्रंट से 90 डिग्री पे होता है। देखिए यहाँ पर भी जो रे देख रहे हैं वो वेव फ्रंट से 90 डिग्री पे है। यहाँ पर भी रे निकलेगा जो वेव फ्रंट से 90 डिग्री पे है, और यहाँ पर भी रे निकलेगा जो वेव फ्रंट से कितना डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। यानी रे हमेशा वेव फ्रंट से कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि इंटरफेरेंस करवाने के दो तरीके होते हैं। अगर आपके पास एक ही सोर्स है और आप इससे अगर इंटरफेरेंस करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये डबल स्लिट सेटअप है और ये एक सिंगल सोर्स है, और अगर आप चाहते हैं कि इससे इंटरफेरेंस करें, यानी आप चाहते हैं कि इंटरफेरेंस होने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम होने चाहिए, और आप जानते हैं कि अगर सोर्स फिक्स्ड है, यहाँ पे सोर्स सेम है, तो सोर्स फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स का प्रॉपर्टी होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पॉइंट होगा वो S1 की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा S2 की तरह बिहेव करेगा, और ऑफ कोर्स S1 और S2 मोनोक्रोमेटिक होंगे। तो आपने क्या किया, सोर्स एक ही था और उसको आपने हाइजीन प्रिंसिपल के बेसिस पे आपने यहाँ पे दो सोर्स में बाइफरकेट करवा लिया, और जो कि मोनोक्रोमेटिक है, तो ऑफकोर्स जो आपको इंटरफेरेंस मिलेगा, इंटरफेरेंस जो आपको मिलने जा रहा है वो सस्टेन इंटरफेरेंस मिलने जा रहा है। और यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो हो रहा है थ्रू, ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो हो रहा है थ्रू डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो इसको कहते हैं कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, आपने वेव फ्रंट को डिवाइड कर दिया। तो ये हुआ इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस थ्रू डिवीजन ऑफ व्हाट, वेव फ्रंट। ओके, इंटरफेरेंस करवाने का एक और मैकेनिज्म है, इंटरफेरेंस थ्रू इंटरफेरेंस थ्रू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक स्लैब है जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू है, और आपने क्या करवाया है कि एक लाइट को यहाँ पर स्ट्राइक करवाया है सर्टेन एंगल पे, ये नॉर्मल है, तो ऑफ कोर्स ये रिफ्रैक्ट करेगा और यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा। ओके, फिर अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर होता है और ये जा करके रिफ्रैक्ट करता है, और यहाँ पर अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, तो ये दोनों को अगर हम जा करके मीट करवा देते हैं, तो ये कुछ और पाथ ट्रेवल कर रहा है, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये कुछ और पाथ ट्रेवल कर रहा है, और ये कुछ और पाथ ट्रेवल कर रहा है, यानी दोनों में एक पाथ डिफरेंस आपने क्रिएट करवा लिया। ये हुआ पाथ 1, और ये जो आप देख रहे हैं वो क्या हो गया, path 2, and of course there is path difference, of course there is path difference। तो इसका एडवांटेज क्या मिला, पाथ डिफरेंस मिला, ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंटेंसिटी डिटेक्टर रखते हैं और वो कहता है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ है। तो इसको कहते हैं कि आपने एक ही सोर्स लाइट भेजा, लेकिन एक आपने इस रास्ता से भेजा और एक आपने रिफ्रैक्ट करवाया और ये रिफ्लेक्ट किया, फिर फर्दर ये रिफ्रैक्ट किया और यहाँ से लाइट गया, और वैसी स्थिति में यहाँ पर इंटरफेरेंस हो गया। तो इसको कहते हैं इंटरफेरेंस थ्रू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था और उसका सेटअप क्या था वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें बेसिकली जो बात हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक सोर्स था,
मान लीजिए कि एक सिंगल स्लिट है, यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है, तो ये वेव फ्रंट में इमेनेट करेगा, ऑफ कोर्स वेव फ्रंट इमेनेट करेगा, राइट। और यहाँ पर डबल स्लिट रखा हुआ है, स्लिट यहाँ पर एक स्लिट है और यहाँ पे स्लिट है, तो ये सोर्स S1 हो गया और ये सोर्स S2 हो गया, और यहाँ पर एक स्क्रीन रखा हुआ था। ओके, ये ठीक सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट के सामने अगर मैं इसको P नोट कहता हूँ, तो ये एक सोर्स S1 है और ये एक सोर्स S2 है, सेम सोर्स से आया है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इंटरफेरेंस जो होगा इस स्क्रीन पे, दिस इज स्क्रीन, ओके। और ये इस स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस होगा वो सस्टेंड होगा, इंटरफेरेंस होगा, और जो भी पैटर्न बनेगा वो परमानेंट होगा। अब हम किसी पॉइंट P की बात करते हैं। मान लीजिए कि हम एक पॉइंट P की बात कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ से एक लाइट चला, एक मान लीजिए कि एक वेव चला और एक वेव यहाँ से चला, ओके, दिस इज वेव, तो ये कुछ और पाथ ट्रेवल किया, दिस इज पाथ 1, और ये कुछ और पाथ ट्रेवल किया, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ होगा, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस कारण बनेगा कि यहाँ पर क्या होगा, यानी इस पॉइंट को अगर हम नाम देते हैं P, नाम देते हैं, तो P पर क्या होगा वो डिसाइड करेगा कि पाथ डिफरेंस क्या है। आपको मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर पाथ डिफरेंस अगर हो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वैसे स्थिति में वहाँ पे ब्राइट होगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और अगर, या इसी को कहा जाता है, अगर फेज डिफरेंस जो है, अगर मान लीजिए कि फेज डिफरेंस की बात अगर हम करें, तो कॉस फाई अगर मान लीजिए, यहाँ पर एक बात हुआ कि ये पाथ डिफरेंस, यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स की बात कर रहा हूँ, पहले पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पाथ डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा अपॉन 2 हो, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वहाँ पे जो बनेगा डार्क फ्रिंज बनेगा। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है, और ये आप वेब्स में पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है इंटरफेरेंस में, कि हम फिर से इसको प्लॉट करते हैं। ये यंग डबल स्लिट है, S1 है, S2 है, और ये आपका स्क्रीन है। यहाँ पे मैंने मीट से इसको ज्वाइन किया, ओके। इसको मैं कह रहा हूँ P नॉट, और ये एक पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट मैं P ले रहा हूँ, और P पर क्या होगा वो डिटरमिन करेगा कि आपका डेल्टा एक्स क्या है या डेल्टा फाई क्या है, ओके। तो एक S1 से लाइट चला और एक S2 से चला, ओके, S2 से चला, तो S1 से और S2 से जो लाइट चला, तो इनके बीच एक पाथ डिफरेंस है, ये जो D है, ये कैपिटल D मैं लिख रहा हूँ, और ये डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन है, और ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल d, वो है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। और ये जो कैपिटल D देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। और ये जो D होता है, स्मॉल d, वो वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D होता है। यही आपका सेटअप है, दिस इज सेटअप ऑफ YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम करते क्या है कि
अगर हम इसको मिड वाले पॉइंट से इसको अगर हम मीट कराते हैं इस पी पॉइंट पे, क्योंकि हम पी के लिए इंटरेस्टेड है कि पी पर क्या हो रहा है, और इसको अगर हम थीटा कहते हैं और यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वैसे हालात में ये चूँकि डी है, ये आपका डी देख रहे हैं, तो ये थीटा है। तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है कि दो लाइन के बीच जो एंगल होता है उस पर ड्रॉन परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होता है। तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ये हो गया और इस लाइन पे परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ऑफ कोर्स ये जो होगा डी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये डी साइन थीटा होगा। और यही कुछ और नहीं बल्कि पाथ डिफरेंस है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपिटल डी जो है बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। यानी मामला कुछ ऐसा बन रहा है कि ये स्मॉल डी है, यहाँ से मैंने ये जो आप देख रहे हैं डी साइन थीटा, ये इस वाले ट्रायंगल को मैंने निकाल करके यहाँ पर कर दिया है। तो ये जो डी साइन थीटा है यही आपका क्या है, पाथ डिफरेंस है, और यही डिटरमाइनर होगा कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे क्या होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूंकि स्मॉल डी बहुत ही छोटा है कैपिटल डी से, तो थीटा भी बहुत ही अप्रॉक्स करेगा जीरो को। तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं थीटा से, और इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं किससे, टैन थीटा से। ओके, तो होता क्या है इस बात को समझिए। इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल हम लोग बात करते हैं। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे समझा जाता है कि आपके लिए जो सिचुएशन था वो सिचुएशन ये था कि ये था डी और आपका ये था डी साइन थीटा, और यहीं आपका क्या था, डिटरमाइनर था। किसके लिए, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन एट पी। तो अगर ये डी साइन थीटा है, ओके, और यहीं आपका डिटरमाइनर है, ये आपका डिटरमाइनर है, ये आपका डिटरमाइनर है, ओके। तो अगर आप अगर पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी डेल्टा एक्स जो क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, डी साइन थीटा, जिसको कि अप्रॉक्सीमेटली हम डी टैन थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि थीटा बहुत ही छोटा है। और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने, यानी आप ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे ब्राइट बने, तो ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है वो डेफिनेटली लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, एन इंटू लेमडा होना चाहिए, राइट। यानी डी टैन थीटा शुड बी इक्वल टू एन इंटू लेमडा। और आप इसमें देखें कि हमने इसको लिया है वाई पे, सेंट्रल, ये सेंट्रल पोजीशन है और सेंट्रल से वाई पे। तो आप जरा एक चीज बताइए कि ये डी है, दिस इज डी, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वाई अपॉन डी, दिस इज डी। सो tan थीटा, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं which implies d tan theta y upon d is equal to n lambda, which implies y is equal to what, d n lambda upon small d। तो अगर हम n इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो y इज इक्वल टू जीरो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट है, तो ये S1 है, ये S2 है, ये पोजीशन जो करेस्पॉन्ड कर रहा था y जीरो कर रहा था, यानी यहाँ पर एक ब्राइट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्राइट बनेगा वो n इज इक्वल टू वन पे बनेगा। तो n इज इक्वल टू वन इसमें पुट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में y का जो वैल्यू आता है लेमडा डी अपॉन डी आ रहा है, यानी नेक्स्ट जो ब्राइट बनेगा
वो लेमडा डी अपॉन डी पे बनेगा। उसी तरह से n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2 लेमडा डी अपॉन डी, यानी यहाँ पर 2 लेमडा डी अपॉन डी पे फिर क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। और ये बात प्लस n इज इक्वल टू +1 रखते हैं, लेकिन आप n का वैल्यू +-1 भी रख सकते हैं। प्लस माइनस अगर आप करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में y का वैल्यू हो जाएगा माइनस लेमडा डी अपॉन डी, और यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा -2 लेमडा डी अपॉन डी, यानी नीचे भी वैसा ही कुछ होगा, माइनस लेमडा डी अपॉन डी पे ब्राइट बनेगा, और यहाँ पर भी -2 लेमडा डी अपॉन डी पे ब्राइट बनेगा। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। और जहाँ तक आपके लिए पाथ डिफरेंस कितना आया था, ये तो आपने पोजीशन निकाल लिया कि ब्राइट फ्रिंजेज कहाँ बन रहा है। अब हम पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेज का पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, डार्क फ्रिंजेज के पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो यही डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस था, राइट, और यही आपका क्या था, डिटरमाइनर था। तो डेल्टा एक्स जो कि पाथ डिफरेंस था, और ये आपको आया था कितना, डी साइन थीटा, और जिसको कि आपने अप्रॉक्सीमेट किया था डी टेन थीटा से, और ये आ गया था डी टेन थीटा का मतलब वाई अपॉन डी। और अगर आप डिजायर कर रहे हैं डार्क फ्रिंज, तो ऐसी स्थिति में पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स को होना पड़ेगा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, यानी 2n+1 इंटू लेमडा अपॉन 2, यानी दिस शुड बी इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा अपॉन 2। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2n+1 इंटू डी इंटू लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ओके, तो अगर आप n इज इक्वल टू 0 रखते हैं, लेमडा अपॉन 2, यहाँ पर देखिए 2n+1 लेमडा, 2n+1 लेमडा इंटू डी, और यहाँ पर 2d होगा। ओके, तो n इज इक्वल टू अगर आप 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, d लेमडा अपॉन 2d, यानी वहाँ पर एक डार्क मिलेगा। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ऐसी स्थिति में पहला, ये तो पहला डार्क मिला, यानी मामला कुछ ऐसा है कि ये यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ये स्क्रीन था। ओके, तो आपको याद होगा कि आपको पहला यहाँ पर मिलता था 0 पे, मतलब मिड पोजीशन पे, सेंट्रल पोजीशन पे आपको ब्राइट मिलता था। नेक्स्ट जो ब्राइट मिलता था वो कहाँ मिलता था, लेमडा डी अपॉन डी पे मिलता था। और आपका जो पहला डार्क मिल रहा है, फर्स्ट डार्क जो मिल रहा है वो मिल रहा है लेमडा डी अपॉन 2d, यानी लेमडा, ये कुछ और नहीं है बल्कि लेमडा डी अपॉन डी बाई 2 है। ओके, यानी ठीक इसके बीच में रहेगा। देखिए ये एक ब्राइट सेक्शन था, दिस वाज ब्राइट, यानी दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होगा। यानी इसका मतलब वो ये होगा कि ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे ब्राइट होगा, यहाँ डार्क होगा, यहाँ ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, यहाँ ब्राइट होगा, और ये स्टोरी नीचे भी जाएगी। यहाँ पे ब्राइट था तो ये डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा। ओके, तो इससे कंक्लूजन यही मिला कि दो ब्राइट के बीच एक डार्क मिलता है, और दो ब्राइट के बीच एक डार्क मिलता है, और दो डार्क के बीच क्या मिलता है, एक ब्राइट। ओके, एक टर्म डिफाइन किया जाता है फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ जो होता है वो होता है, एक टर्म डिफाइन किया जाता है फ्रिंज विथ, और ये कुछ और नहीं होता है बल्कि ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज।
is known as what? Is known as what? Fringe width. ओके, यानी इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। तो आप सोचिए किसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ऐसी स्थिति में आप याद कीजिए कि आपको क्या आया था। यहाँ पे ब्राइट था और उसके बाद लेमडा डी अपॉन डी पे था और फिर फर्दर था टू लेमडा डी अपॉन डी पे था। तो ये ब्राइट था, फिर ये ब्राइट था, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो वैसी स्थिति में आपको कितना आ रहा है? लेमडा डी अपॉन डी। वैसे ही दो अगर आप डार्क फ्रिंज के भी पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्राइट और ब्राइट के ठीक बीच में डार्क होता है और ब्राइट के बीच में ठीक डार्क होता है। और आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से ब्राइट है और यहाँ डार्क है, तो ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे कमता है और वैसे स्थिति में यहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस हो जाता है, फिर यहाँ पे कंप्लीट ब्राइटनेस होता है, मैक्सिमम ब्राइटनेस होता है। ओके, तो दो ब्राइट के बीच में आप देख रहे हैं एक डार्क है और दो डार्क के बीच में एक ब्राइट है, तो इसी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ का ये फॉर्मूला हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी फिक्स्ड रहे, यानी इसका मतलब है कि लैम्बडा को अगर आप बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा और लैम्बडा को अगर आप घटाएंगे तो फ्रिंज विड्थ घटेगा। ओके, उसी तरह से फ्रिंज विड्थ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी है अगर लैम्बडा और स्मॉल डी फिक्स्ड रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप डी को बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा और अगर आप डी को घटाएंगे तो फ्रिंज विड्थ घटेगा। कुछ और बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको जो फ्रिंज विड्थ आया है वो लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी आया है, तो फ्रिंज विड्थ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है अगर आप लेमडा और डी को कैपिटल डी को फिक्स करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ऐसी स्थिति में अगर आप डी को बढ़ाएंगे, डी अगर बड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा और डी अगर कम होगा तो फ्रिंज विड्थ बड़ा होगा। ओके, तो ऐसे हम लोग को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। एक इसमें टर्म डिफाइन किया जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। वह एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये क्या होता है कि अब आपके सामने एक डबल स्लिट सेटअप है और आप जानते हैं कि ये आपका स्क्रीन है, दिस इज योर स्क्रीन। ओके, तो ठीक सामने यहाँ पे ब्राइट बनता है। ओके, यहाँ पे आप देखते हैं डार्क बनता है, फिर यहाँ पे देखते हैं डार्क बनता है, फिर यहाँ पे ब्राइट बनता है, फिर यहाँ पे ब्राइट बनता है। यानी दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होगा और दो डार्क के बीच में डेफिनेटली एक क्या होगा? ब्राइट होगा। तो बीटा जो है सेपरेशन बिटवीन, अगर मान लीजिए कि ये डार्क है और ये डार्क है तो इसके बीच का भी सेपरेशन फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ है। और ये दो ब्राइट के बीच जो सेपरेशन होता है वहीं दो डार्क के बीच होता है और उसी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और ये होता कितना है? लेमडा डी अपॉन डी। तो इस सेंट्रल पोजीशन से इसको मीट कराइए और इसको मीट कराइए, तो ये कुछ एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है, मान लीजिए ये एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा और ये फ्रिंज विड्थ है, इसको मैं बीटा कह रहा हूँ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होता है, जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे किया गया है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी, जहाँ डी आपका सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन और ये जो सोर्स का स्लिट का जो है
वो उसके बीच का सेपरेशन है। यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये है, दिस इज योर बीटा, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन डी, ये डी डी कैंसिल आउट, यानी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो आप देख रहे हैं जो कि अल्फा है, वह कितना रहा है, लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ओके, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लेमडा को बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में एंगुलर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, और अगर लेमडा को अगर आप घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में एंगुलर फ्रिंज विड्थ घटेगा। उसी तरह से अगर आप डी को घटाएंगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा, और डी को अगर आप बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में एंगुलर फ्रिंज विड्थ घट जाएगा। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। अब जैसे एक और क्वेश्चन होता है कि अगर आपके सामने अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये सोर्स S1 था और ये सोर्स S2 था, और ये आपका क्या था, स्क्रीन था। ओके, अब ये एक पॉइंट पे जा रहा था, एक पॉइंट P है, और यहाँ से लाइट जा रहा था, उस पॉइंट P को अप्रोच कर रहा था। अब क्या किए हैं कि ये सारा सेटअप अभी फ़िलहाल एयर में है। ओके, और बीच में हम क्या किए हैं कि टी थिकनेस का माइका सीट रख दिए हैं। तो ये माइका सीट रखने का यानी ग्लास प्लेट रख दिए हैं। व्हेन ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is placed in front of slit, then the central fringe shift towards that side in which glass plate is placed, because extra path difference is introduced by the glass plate। और वो जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स जो होगा वो होगा PS2 माइनस PS1। आपको यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आप सेपरेशन देख रहे हैं वो स्मॉल डी है, और ये आप देख रहे हैं वो कैपिटल डी है। ओके, ये सेंट्रल पोजीशन है O, और ये एक पोजीशन है जिसको कि मान लीजिए कि मैंने इसको ट्रीट किया है, एक साइड पे ट्रीट किया है। ओके, तो ये मिड पॉइंट पे गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है सेंट्रल फ्रिंज होता है, सेंट्रल फ्रिंज होता है। तो सेंट्रल फ्रिंज जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, ये सेंट्रल फ्रिंज जो है शिफ्ट करेगा, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नहीं रहेगा, वो शिफ्ट कर जाएगा। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी शुरू में लाइट ऐसे जा रहा था, यहाँ से ये जा रहा था। ओके, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि पाथ डिफरेंस जो एक्स्ट्रा क्रिएट होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो पाथ डिफरेंस जो एक्स्ट्रा क्रिएट होता है वो होता है PS2 माइनस PS1, और ये जो हो जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें, फेज डिफरेंस की बात करें, फाई की बात करें, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी, यानी एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। और शिफ्टिंग डिस्टेंस की अगर हम बात करें, शिफ्टिंग डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल फ्रिंज फ्रॉम पॉइंट O, तो वो जो बात आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू डी म्यू माइनस 1 इंटू स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी। ओके,
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीटा जो होता है वो डी लैम्डा अपॉन टी होता है। तो ऐसी स्थिति में कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जो होता है वो होता है बीटा अपॉन लैम्डा। और एक्स का वैल्यू जो आ रहा है, एक्स का वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं बीटा अपॉन लैम्डा, क्योंकि ये डी अपॉन डी है, बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस वन इंटू टी। एक टर्म डिफाइन किया जाता है, पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्रिंज, कितना फ्रिंज पास किया, डिस्प्लेस्ड फ्रिंज। तो एन जो होगा वो होगा म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन लैम्डा। ओके, शिफ्ट ऑफ फ्रिंज अपॉन फ्रिंज विड्थ। तो आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि लैम्डा अगर कम होगा एन ज़्यादा होगा, और लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में एन क्या होगा, लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो एन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि लैम्डा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। लैम्डा कम होगा तो एन ज़्यादा होगा, लैम्डा ज़्यादा होगा तो एन कम होगा। सिमिलरली, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, सिमिलरली if a glass plate of refractive index mu1 and mu2 having same thickness T is placed in the path of rays coming from S1 and S2, then path difference is equal to mu1 minus mu2 इंटू टी। और वैसे स्थिति में x जो आएगा वो आएगा d अपॉन डी म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू टी। सो शिफ्टिंग डिस्टेंस, अगर हम शिफ्टिंग डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल फ्रिंज फ्रॉम पॉइंट ओ की बात करें तो x जो होगा वो होगा बीटा अपॉन लैम्डा इंटू म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू टी, क्योंकि बीटा जो होता है वो कितना होता है, डी लैम्डा बाई डी होता है। और आप जानते हैं कि डी बाई डी जो होता है वो कितना होता है, बीटा अपॉन लैम्डा होता है। ओके, तो इस तरह से आप सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं और डिफरेंट सिचुएशन को आप फेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर शोइंग योर